हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो देखिएगा, बीपीएससी में अभी तक जितने भी पूछे गए उस सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करते आ रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय या लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष हुआ था, उसका कौन सा प्रकार है। तो टाइल सूट है, यानी कि स्वतः अधिकार मुकदमा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का जो विवाद है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष स्वतः अधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दो समुदायों ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की जमीन और संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के जो संविधान है उसका कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है। तो आर्टिकल 324 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 नहीं 324 के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और इन निर्वाचन के संचालन के लिए अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। तो निर्वाचन आयोग के लिए कौन सा आर्टिकल का प्रभाव किया गया है। तो 324 का। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो आर्टिकल 83 और आर्टिकल 356 और आर्टिकल 172। इसलिए इसके आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि और अनुच्छेद 172 राज्य के विधानमंडलों की अवधि और आर्टिकल जो है 85 संसद के सत्र सत्रवासन और विघटन के बारे में बताया गया और आर्टिकल 174 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडल के सत्र सत्रवासन और विघटन के बारे में बताया गया और आर्टिकल 356 राज्यों में संवैधानिक विफलता के बारे में बताया गया। इतने में संशोधन करना पड़ेगा। तो किस किस आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल 83, 172, 85, 174 और 356। इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो भारतीय संविधान होता है उसका कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को प्राथमिकता देता है। तो आर्टिकल 13। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो संविधान का आर्टिकल 13 है इसमें प्रावधान है कि संघ और राज्य का कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त या जितने भी मौलिक अधिकार में दिया गया है, प्रदत्त मतलब दिया गया, तो मौलिक अधिकारों में जितने भी अधिकार के बारे में वर्णन किया गया उसको छीन नहीं सकती। यदि कोई कानून या मौलिक अधिकारों को उल्लंघन बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा शून्य होगी, यानी उस कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा, उस कानून का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसके लिए आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है और आर्टिकल 245 केंद्र और राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार है और आर्टिकल 326 लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में शिक्षा शामिल है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि रक्षा संघीय सूची का विषय है केंद्र सरकार का और कृषि और पुलिस राज्य सरकार का विषय है और रक्षा केंद्र सरकार का विषय है और शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभाजित किया गया। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ और राज्य दोनों के लिए इसके महत्व को समान देखते हुए, यानी इसका दोनों में समान महत्व है, इसलिए 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 के द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। तो आर्टिकल 280 के अंतर्गत किया गया। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो केंद्र और राज्यों के मध्य कर राजस्व का वितरण है सिफारिश देने के लिए आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध है तो राज्य और केंद्रों के बीच वित्त से। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारत में संघीय वित्त आयोग राज्यों और केंद्रों के बीच से संबंध रखता है व दोनों के मध्य करों और अनुदानों के बारे में विभाजन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संविधानात्मक संस्था है, इसकी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प 15 मार्च 1950 द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसका मुख्य कार्य होता है केंद्र की पंचवर्षीय योजना और राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना। 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। तो तेलुगु देशम पार्टी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 12वीं और 13वीं लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो GMC बाल योगी थे जो तेलुगु देश पार्टी की सदस्य थे। यह दल राजनीतिक गठबंधन NDA की साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो चुनाव आयोग को है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र आयोग है। भारत में सब विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग का है। इसके लिए वह कुछ मानदंड घोषित करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि राजनीतिक या पॉलिटिकल पार्टी है उसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजनीतिक दलों का कार्य होता है पंजीकरण, निर्वाचन आयोग करता है। तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। 3 दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जो जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। तो ये भी ऑप्शन सही है। चौथा क्या दिया है। चौथा दिया है कि 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो इसका आंसर चारों सही हो जाएगा। ये भी ऑप्शन सही है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दल का पंजीकरण कौन करता है। तो निर्वाचन आयोग करता है। वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम राष्ट्रीय दल का दर्जा किस दल को प्राप्त होता है। तो जो कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करता है और किसी राज्य में लोकसभा से 4 सीटें जीतता है या वो लोकसभा में 3 या राज्यों से 2% सीटें प्राप्त करता है। 1999 के 13वीं लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। पहला नाम है कि आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट जिसको कहते हैं, और नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपल पार्टी। तो ये 6 नाम हो गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र और राज्य संबंधों में परिवर्तन के आधार पर अधिकार दिया गया, इन्होंने अपना प्रतिवेदन जमा किया था। तो 1987 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1987 सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्यों की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। उसका गठन कब हुआ था। तो 27 अक्टूबर 1987 ईस्वी को। वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो रिटायर्ड जज थे RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने केंद्र राज्यों के संबंध में दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत के चुनाव के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि पंचायतों की संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्ट 5 का विषय माना गया। संविधान के जो आर्टिकल 40 होता है, पंचायतों के संबंध में राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन और चुनाव का अधिकार कराने का राज्य को ही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पंचायती राज किसका विषय है। तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची में किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो अनुच्छेद 243G के तहत। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों के लिए जो आर्टिकल 243G होता है इसके अंतर्गत दी गई है। आर्टिकल 243G या 6 के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार कराने और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जिन्हें सौंप दी जाए, उनके अंतर्गत वे योजनाएं हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध के विषय के संबंध में है।
कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, जिसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो पुस्तकालय शामिल है, ईंधन और चारा शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण शामिल है, ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। तो ग्रामीण खेल हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख है, जिसमें 29 विषय शामिल है। पुस्तकालय, ईंधन, चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आश्वासन, लघु उपज, मत्स्य उद्योग आदि इसमें विषय शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख नहीं है 11वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका निर्णय पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो ग्राम पंचायत का इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जो आर्टिकल 243 से 243 के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। और जो बलवंत राय मेहता थी, उन्होंने अपनी कमेटी का प्रस्तुत की थी, तो 1957 ईस्वी को लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की योजना दी थी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की थी। त्रिस्तरीय में कौन कौन? तो ब्लॉक, जिला और गांव, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर और पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। इस सिफारिश को 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसका मतलब है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, इसलिए विकल्प सी सही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40 के अनुसार इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो आर्टिकल 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, यह राजनीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा आर्टिकल पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है कि इनमें सरकार की 3 श्रेणियाँ होती है, तो ये ऑप्शन सही है। इसमें गाँव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने का लक्ष्य होता है, तो इसलिए इसका भी ऑप्शन सही है, ये भी दूसरा। अगला क्या दिया है? तो अगला दिया है तीसरा कि जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था की गई है। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायती राज का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान करना है? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर न्यायपालिका पूछेगा तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया था संशोधन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, और इसमें पंचायत से संबंधित कितने विषयों का? तो 29 विषयों के बारे में उल्लेख किया गया, और न्यायपालिका में तो 17। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की एक भाग 9 जोड़ा गया, जो पंचायतों के विषय में है। तो पंचायत से संबंधित 29 विषयों का वर्णन है, और 74वें संविधान संशोधन 1992 में न्यायपालिका के बारे में 17 विषय के बारे में वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, तो देखिएगा ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? देखिएगा, ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्व को बढ़ाना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चुनाव में लक्ष्य के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि पंचायती राज प्रधान का लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियाँ बना सके और लागू कर सके। अगला क्वेश्चन दिया है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसके आयु 21 वर्ष होना चाहिए, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस संशोधन के तहत किसी व्यक्ति के लिए पंचायत और नगरपालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है तो स्थानीय जनता की। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता का पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। बिना जन की भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो शक्ति का विकेंद्रीकरण, सामुदायिक विकास, लोगों की हिस्सेदारी। तो ये भी ऑप्शन एक से अधिक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पंचायती राज के अंतर्गत शासन की इकाई के रूप में गठित किया गया है तो संविधान संशोधन 73वें के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि पंचायती राज की स्थापना प्रेरणा संविधान के आर्टिकल 40 ने दी है। आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसे स्वशासन की इकाई के रूप में गठित करने के व्यवस्थित प्रयास किए गए। अगला क्वेश्चन है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता थे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि पंचायती राज की अनुशंसा के लिए 1957 में एक समिति का गठित किया गया जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति और इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम पड़ा था। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। बलवंत राय मेहता जी ने पंचायतों में त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी और 1977 में अशोक मेहता ने द्विस्तरीय रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1978 ईस्वी में गठित किए थे 1977 में, लेकिन 78 में 2 स्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी और 1985 में जीके भी राव समिति का गठन किया गया था और 1946 में एमएल समिति का बना था और 1988 में पीके थुगन समिति का गठन किया गया था। एल.एम. सिंघम समिति ने पंचायतों की संवैधानिक को दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।